Hello, good morning to all. I am audible to you, beta. Hello, hello, good morning. Morning, I'm sir. audible to you. Ah, okay. Uh, Today we discuss next one point of this topic, that is organ and organ systems. Basically, when cells are grouped together, they form a tissue. After that, organ system, and the organism. Okay, this is a structure, that is a organ in our body. ये हमारे बॉडी का ऑर्गन है, दैट इज हर्ट. वीडियो दिख रहा है क्या आपको? माय वीडियो इज विजिबल टू यू अभी जी? दिख रहा है। ओके. तो देखो, यहाँ पे सेल टिश्यू, हमने अब ऑलरेडी ये टॉपिक स्टार्ट करते टाइम हमने देखा था कि जब भी सेल का कॉम्बिनेशन होगा तो सेल का कॉम्बिनेशन होने के बाद वहां पे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. एंड व्हेन द टिश्यूज आर कंबाइंड दे फॉर्म द ऑर्गन, एंड लास्टली when all organs are combined that they form the organ system. Okay, and lastly when they are grouped together to form a complete organism. This criteria is used in case of the plants एज वेल एज एनिमल्स, बोथ. दोनों के अंदर भी ये क्राइटेरिया यूज होता है. स्पेशली कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर? जो मल्टीसेलुलर होते हैं, उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्राइटेरिया यूज होता है बेटा. यूनिसेलुलर के अंदर ये यूज नहीं होता है, आपको मालूम है जनरली. यूनिसेलुलर के अंदर क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि वहां पे एक ही सेल होती है और वो सेल सभी फंक्शन परफॉर्म करती है. और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों होना कंपल्सरी होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? मल्टीसेलुलर एनिमल में ऑर्गेनाइजेशन होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? व्हाट इज रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीसेलुलर एनिमल में क्या रोल होता है? व्हाट इज रोल ऑफ दिस? ये क्राइटेरिया क्यों इसेंशियल है? क्या रीजन होगा उसके पीछे? व्हाई दिस इज इसेंशियल फॉर अस? हमारे लिए या प्लांट के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन होना कंपल्सरी होता है. कौन सी चीजें होगी जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुपिंग होता है ऑर्गन के बीच में, टिश्यू के बीच में, या फिर सेल के बीच में, इसका बेनिफिट हमको मिलेगा. ये बेनिफिट हमको मिलेगा बेटा. तो क्या बेनिफिट होता है इसका, बताओ मुझे. क्यों ऑर्गेनाइजेशन होना इसेंशियल होता है? जैसे कि हम स्कूल में भी देखते हैं, कॉलेज में भी देखते हैं कि प्रॉपर अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको मिलता है. उसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रुपिंग हो गई है, टिश्यू की हो या फिर सेल्स की हो या ऑर्गन की हो, तो उसका बेनिफिट उस ऑर्गेनिज्म को मिलने वाला होता है. तो वो बेनिफिट कौन सा रहेगा? टेल मी द बेनिफिट ऑफ दिस. क्या बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का? सिंपल सी कंसेप्ट है, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट. देखो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म बना है. हम्म, इसमें प्लांट के केस में भी देखो, ये ऑर्गेनिज्म बना है, प्लांट, छोटा सा प्लांट बना है यहाँ पे, और यहाँ पे हॉर्स का फॉर्मेशन हो गया है. मीन्स पहले सेल था, उसका ग्रुप हो गया, टिश्यू तैयार हो गया, टिश्यू तैयार होने के बाद व्हेन दिस टिश्यूज आर कंबाइंड ऑर्गन इज फॉर्म, और उसके बाद में व्हेन दीज ऑर्गन्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. दिस इज ऑर्गन सिस्टम, circulatory system of horse. And lastly, when all organ systems are combined together, they form the organism. तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? तो इसका बेनिफिट ऐसा रहेगा कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल कर पाएगा अच्छी तरह से. दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. किसी भी ऑर्गेनिज्म का, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. दोनों के अंदर भी देखो, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी वजह से हमको ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलता है, न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से मिलते हैं. अगर सिर्फ एक ही हर्ट ही होता था, बाकी के स्ट्रक्चर नहीं होते थे हमारे बॉडी के अंदर, आर्टरीज, कैपिलरीज एक्सेट्रा, तो हमारे बॉडी की तरफ ब्लड नहीं जाता था, और उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता था. इसकी वजह से दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लांट केस में देखिए, प्लांट के केस में अगर फोटोसिंथेसिस के लिए जो फिनोमिना है, उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, वो पूरे स्ट्रक्चर अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें से कोई स्ट्रक्चर हम ओमिट कर दिया हमने, तो पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होगी क्या प्लांट में? देखो अभी सपोज लीफ नहीं है, बाकी के पूरे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जाइलम है, फ्लोएम है, सभी है, मगर उसके अंदर लीफ नहीं है, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा क्या? बताओ मुझे.
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई एम ऑडिबल टू यू? Yes. हेलो, ओके। हाँ, इफ लीफ इज absent इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर लीफ नहीं है, तो व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ सभी सिस्टम है, बाकी जाइलम है, फ्लोएम है, या फिर बाकी कंडक्टिंग सिस्टम जो भी लगती है उसको, वो सभी है, मगर सिर्फ लीफ नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा बेटा, बताओ मुझे। मैं ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट बता रहा हूं आपको। हम्म, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? लीफ क्या होता है? लीफ तो आपको मालूम है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर समझो लीफ ही नहीं है, तो जो मेन फिनोमिना होता है फोटोसिंथेसिस का, वो ही कंप्लीट नहीं होगा। इसकी वजह से सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लीजिए, उसमें मल्टीसेलुलर अगर है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन होना कंपल्सरी होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन होना कंपल्सरी होता है। उसके बेसिस पे कोई भी वर्क जो होगा वो कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में चलेगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलेगा। क्लियर? अभी हम जो एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑर्गन कौन से टिश्यू से बनता है, एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, मस्कुलर से बनता है, या फिर न्यूरल से बनता है। तो नाउ वी डिस्कस मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, रेगुलर का दिखने वाला, रेगुलर दिखने वाला ये एग्जाम्पल है बेटा। दिस इज द स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही है क्या मेरी आपको? वीडियो इन्वर्टेड पैटर्न में वगैरह तो नहीं आ रहा ना आपको? हेलो, वॉइस? नहीं। Yes, sir. ओके। तो देखो, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों भी स्टडी करना है हमको इस कॉकरोच के अंदर। एक तो मार्फोलॉजी की भी स्टडी करना है, उसके बाद में एनाटॉमी की भी स्टडी करना है। मार्फोलॉजी मीन्स देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और एनाटॉमी मीन्स देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। उसका डिटेल स्टडी हमको इसके अंदर करना है, इस पॉइंट के अंदर करना है बेटा। तो पहले तो मैं बताऊंगा इसका बेसिक कि कॉकरोच, कॉकरोच इज ओमनी प्रेजेंट एनिमल। ओमनी प्रेजेंट क्यों बोलेंगे उसको? व्हाई दिस एनिमल इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट? क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट रहता है। Yes, correct, correct, very good. That is present everywhere. That's why it is called the omnipresent. हर जगह मिलता है हमको, और दुनिया के कौन से भी एरिया में ये एनिमल हमको दिखेगा। इसी की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज ओमनी प्रेजेंट। जनरली कौन से कलर के कॉकरोचेस हमको दिखाई देते, बता सकता है मुझे कोई? विच टाइप ऑफ कॉकरोचेस ऑकर इन आवर सराउंडिंग? हमारे एरिया में जो, या फिर कोई भी एरिया में कौन से कलर के कॉकरोचेस पाए जाते हैं? देखो, दिस इज ब्राउन एंड ब्लैक। यस, करेक्ट, ब्राउन, रेड, ब्लैक, कभी ग्रीन कलर का भी कॉकरोच होता है। ग्रीन कलर का भी कॉकरोच होता है। तो ये सारे कलर्स कॉकरोच के अंदर हमको दिखाई देते हैं। और उसका एक्चुअल लोकेशन क्या होता है बेटा? हैबिटेट। हैबिटेट कौन से जगह पे वो रह सकता है जनरली? they bury themselves in a crevices or storage rooms, etc. They hide themselves in a storage rooms or the kitchens, etc. तो जहां पे स्टोरेज रूम है, किचन है, या फिर जो कुछ क्रेवायसेस होते, क्रेवायसेस मीन्स आता खात असेल जमीन एखाद्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी सुद्धा कॉकरोच आपल्याला आढळतो बघा, लपून राहत असतो तो ह्याच्यामध्ये नाईट टाइमला। हा ऍक्च्युली दिस इज अ नॉक्टर्नल एनिमल. व्हाई दिस वन इज कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल? व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल? अभी आप प्लीज एक काम कीजिए कि चैट बॉक्स में अगर आपने कुछ बताया तो यहाँ पे नहीं शो करेगा। इसकी वजह से आपको क्या करना है मालूम है क्या? डायरेक्टली आपका जो भी क्वेश्चन है वो माइक ऑन करके पूछना है बेटा। अगर आपको डाउट है या फिर क्वेश्चन का आंसर देना है, जो भी कुछ करना है आपको, आपको क्या करना पड़ेगा? आपका माइक ऑन करना पड़ेगा, और माइक ऑन करने के बाद आपको आंसर देना पड़ेगा। दैट इज बेस्ट फॉर यू। क्योंकि चैट बॉक्स में अभी देखते बैठे तो पूरा लेक्चर हमारा इसमें चला जाएगा। इसकी वजह से डायरेक्टली वीडियो आना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप क्या करिए? आपका माइक ऑन कीजिए और माइक ऑन करके आंसर दीजिए बेटा। तो देखो, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये वाला जो कॉकरोच है, ये एक तो खुद को बरीड करता है, किसके अंदर? क्रेवाइसिस के अंदर हाइड करता है खुद को।
उसके बाद में हमारे जो स्टोरेज रूम्स होते हैं उस पे भी प्रेजेंट होता है। स्टोरेज रूम के बाद में किचन की जगह पे रहता है। किचन मध्ये का राहतो बरं हा? कारण जर फूड कोणतं असतं ते खराब झालेलं फूड असतं ना, ते फूड तो खात असतो, फूडवर मटेरियलवर राहत असतो. आणि अनदर इम्पॉर्टंट थिंग रिलेटेड टू कॉकरोच, दिस इज अ वेक्टर फॉर सम डिसीजेस. वाय? दिस इज द वेक्टर फॉर सम डिसीजेस. इट कैरी सम डिसीजेस. क्यों डिसीज को ट्रांसफर करेगा बेटा, ये बता सकता है मुझे? वाय दे कॅरी द डिसीजेस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया म्हणू शकतो आपण. पर्सन टू पर्सन कॅरी करू शकत नाही तो डायरेक्टली. मॉस्किटो सारखा वेक्टर नहीं है. दैट इज नॉट लाइक मॉस्किटो. ये थोड़ा अलग टाइप का वेक्टर है. इसको हम वेक्टर क्यों बोलेंगे, क्या कौन बता सकेगा इसके बारे में, बताओ मुझे. वाई इट इज अ वेक्टर? इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है बेटा ये. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. क्यों वेक्टर बोलेंगे हम इसको? सिंपल सी बात है, देखो वो खराब जगह पे भी रहता है, उसके बाद में वो फूड के ऊपर फूड खाता है हमारा घर का, इसकी वजह से वहां पे भी रहता है. तो क्या करेगा, जो भी कुछ पैथोजन एक्सक्रीटा के ऊपर हो गए या फिर दूसरे मैटर के ऊपर हो गए, सीवेज वाटर के ऊपर, वो पैथोजन वो कैरी करेगा. और कैरी करने के बाद दैट पैथोजन इज ट्रांसफर ऑन आवर फूड, हमारे फूड के ऊपर ट्रांसफर करेगा. जब भी हम वो फूड खाएंगे तो फूड खाने के बाद उसके द्वारा वो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेक्टर. मगर उसके बॉडी के अंदर से कैरी नहीं करता है. सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको. मॉस्किटो क्या करता है, उसके बॉडी के अंदर से कैरी करता है. मगर ये ऑर्गेनिज्म जो होगा, दिस ऑर्गेनिज्म नॉट कैरी दिस पैथोजन फ्रॉम देयर बॉडी. उनके बॉडी के द्वारा वो ट्रांसफर नहीं करेगा. ओके वो उसके लेग्स को अटैच होके वो पैथोजन आते हैं और ट्रांसफर की जाते हैं. क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस एनिमल, ये एनिमल जो है वर्ल्ड वाइड है, इसकी वजह से इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं. मगर दो स्पीसीज कॉमन स्पीसीज है बेटा इसके, उनके नाम लिख लो आपके बुक में. तो फर्स्ट वन इज अ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. फर्स्ट वन स्पीसीज इज अ पेरीप्लैनेटा. राइट डाउन, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. फर्स्ट वन स्पीसीज of this animal is a Periplaneta americana. पहला स्पीसीज है इसका, इसका नाम है that is Periplaneta americana. Periplaneta americana. First one species from this group is a Periplaneta americana. You know Periplaneta, अभी देखो इसका नाम ऐसा क्यों है Periplaneta. अमेरिकाना ये स्पीसीज है, सॉरी. हाँ थोड़ा सा ये होता है. पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. क्या होगा ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना? एनीबॉडी फ्रॉम यू? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज अ स्पीसीज. ऐसा नाम क्यों दिया गया होगा बेटा इसको? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो नाम दिया गया है इसको, उसके पीछे एक रीजन है. पेरीप्लैनेटा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके जो ये होते हैं लिविंग्स होते हैं वो एक प्लेन होते हैं. प्लेन मीन्स एक जैसे होते हैं. उसका विंग का शेप जो होता है वो सिमिलर होता है. उसमें दो विंग्स होते हैं बेटा. एक जो होता है वो होते हैं फोर विंग्स और दूसरे होते हैं हिंड विंग्स. फोर विंग्स हे पेअर मध्ये प्रेझेंट असतात, हिंड विंग सुद्धा पेअर मध्ये प्रेझेंट असतात. फोर विंग म्हणजे समोरचे विंग्स आणि हिंड विंग म्हणजे पाठीमागचे विंग्स. अशा प्रकारचे दोन्ही विंग्स आपल्याला याच्यामध्ये आढळतात. सपोज ये ऐसा रहता है, देखो ये वाला, और इसके बाद में ये वाला स्ट्रक्चर रहता है. देखो ये वाला फोर विंग, उसके ऊपर ऐसे ब्रॉड कलर के ये ऐसे हिंड विंग होते हैं. फोर विंग और हिंड विंग्स. ओके दो विंग्स इसके ऊपर प्रेजेंट है. तो इन ये जो विंग्स होते हैं ना, ये विंग्स एक जैसे होते हैं. ये विंग्स एक जैसे होते हैं. इसी की वजह से म्हणजे दोन्ही साइडचे पेअर मधलं बरं, फक्त दुसरे फोर विंग आणि हिंड विंग सारखे नसतात. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फोर विंग अलग होता है, उसके बाद में हिंड विंग अलग होता है. मगर
जो फोरविंग में दो पार्ट पाए जाते हैं, इधर का और उधर का, वो पैरेलल होते हैं, उसके ऊपर के वेज वगैरह, इसकी वजह से उसको पेरीप्लानेटा कहा जाता है। अमेरिकाना क्यों बोलेंगे, क्या रीजन होगा उसके पीछे, व्हाई दिस एनिमल इज कॉल्ड अमेरिकाना? दिस एनिमल इज कॉल्ड अमेरिकाना। स्पीसीज का नाम अमेरिकाना है, स्पीसीज का नाम जो है यहाँ पे वो अमेरिकाना है बेटा। क्या रीजन होगा इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई इट इज कॉल्ड द अमेरिकाना? काय तुमच्या गेस काय करू शकता याच्या बाबतीमध्ये? चैट बॉक्स में नहीं बताना बेटा, आपको सिर्फ डायरेक्टली माइक ऑन करके बताना है। व्हाई दिस स्पीसीज इज कॉल्ड द अमेरिकाना स्पीसीज, इसकी स्पीसीज को हम अमेरिकाना क्यों बोलते हैं, क्या रीजन होगा उसके पीछे? बिकॉज देयर ओरिजिन, बिकॉज देयर ओरिजिन ओरिजिन कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, मेक्सिको। त्याचे जे ओरिजिन आहे ते कुठे आहे, मेक्सिको मध्ये आहे, इसका ओरिजिन मेक्सिको में है, इसी की वजह से ये हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट है बेटा। दिस इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज अमेरिकाना। ओके, और दूसरा एक स्पीसीज उसका नाम लिख लो आप, इसके दूसरे स्पीसीज का नाम है देखो ब्लाटा ओरिएंटलिस, another one species from this group, that is Blatta orientalis. Blatta orientalis, Blatta orientalis। ओके, ऐसा नाम इसको क्यों दिया गया होगा, उसका ओरिएंटलिस जो नाम गिरा है वो किस वजह से गिरा है, बता सकता है मुझे कोई? Blatta orientalis, this is the name given to another group, another species of this cockroach, Blatta orientalis। आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे किसी की भी, चैट बॉक्स में मत भेजिए प्लीज, जो भी आपको बोलना है माइक ऑन कीजिए और माइक ऑन करके बोलिए। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी बाय यूजिंग माइक, और आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है तो माइक। हाँ, कोई बताएगा क्या आंसर उसका बेटा, ओरिएंटलिस क्यों बोलेंगे उसको? ओरिएंटलिस मीन्स व्हाट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओरिएंटलिस का मीनिंग क्या होता है कि वो हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन म्हणजे काय, कुठेही आढळणारा, कोणत्याही एरियामध्ये तो आपल्याला भेटतो, म्हणून त्याला आपण काय कन्सिडर करत असतो, दॅट वी कॉल्ड ॲज अ ब्लॅटा ओरिएंटलिस। दिस इज अ सेकंड वन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। कॉमन स्पीसीज मध्ये दोन स्पीसीज आहेत, कोणत्या, एक म्हणजे पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, और दूसरा जो होता है वो होता है देखो ब्लैटा ओरिएंटलिस। ये दो स्पीसीज कॉमन स्पीसीज है इस कॉकरोच के। अभी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे थोड़ा सा हम, तो क्लासिफिकेशन में आप इजीली इसका क्लासिफिकेशन बता सकते हो मुझे, कौन बताएगा बेटा इसका क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक पोजीशन, ऑब्लिक सिस्टमैटिक पोजीशन, कौन बताएगा इसका क्लासिफिकेशन? इट बिलोंग्स टू विच फाइलम? पहले तो किंगडम होगा इसका एनिमेलिया, दिस बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। टेल मी फाइलम ऑफ दिस ग्रुप। सर हँडरायटिंग समजत नाही दिसना। ओके ओके ओके, चालते चालते, एक मिनट, थोडं से रफ होता है याच्यावर। फाइलम इसका कौन सा होगा बताओ मुझे, फाइलम? आर्थ्रोपोडा। यस, आर्थ्रोपोडा। अभी आर्थ्रोपोडा में इसको इंक्लूड करने के पीछे एक रीजन होगा, क्या रीजन है बेटा, व्हाई दिस एनिमल इंक्लूड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा? They have joint appendages. उनके बॉडी Yes, में ब्राउन very और ब्लैक कलर के
एनिमल्स नहीं इंक्लूड होते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, कलर की वजह से नहीं बोलते उसको हम आर्थ्रोपोड बेटा। उसने बताया जो आंसर वो करेक्ट है कि दे आर हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस, दे आर हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसके अपेंडेजेस कैसे दिखते हैं हमको? जॉइंटेड जैसे दिखते हैं, जूट एक जैसे कि अटैच, एक दूसरे को अटैच होते हैं ऐसा दिखेंगे हम उसको। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, एंड ड्यू टू दिस जॉइंटेड अपेंडेजेस दे आर इंक्लूड अंडर द हेडिंग आर्थ्रोपोड्स। एकमेकासाठी असे जुटल्यासारखे वाटतात बघा त्यांचे पाय, म्हणून त्यांना आपण आर्थ्रोपोडामध्ये इन्क्लूड करत असतो। आता फायलमच्या नंतर दुसरा आहे बघा क्लास। क्लास क्लास कोणता येतो या अॅनिमलचा? टेल मी क्लास ऑफ दिस एनिमल्स। इंसेक्टा। इंसेक्ट राईट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इन्सेक्टा। आता इन्सेक्टा तुम्हाला क्लास असा माहित आहे, सर्व अशा प्रकारचे जे अॅनिमल्स असतात ते इन्सेक्टा क्लास मध्ये येतात। इन्सेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास इन अॅनिमल ग्रुप किंवा आर्थ्रोपोडा मधला तर सगळ्यात मोठा आहेच आहे। त्याचबरोबर सगळ्या अॅनिमलचं जर आपण डिस्क्रिप्शन बघितलं तर सर्व अॅनिमल्स मध्ये सगळ्यात मोठा जर क्लास कोणता असेल तर दॅट इज इन्सेक्टा, बिकॉज नंबर ऑफ एनिमल आर अवेलेबल फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप के बहुत सारे एनिमल्स अवेलेबल हैं, इसकी वजह से दिस लार्जेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा क्लास है ये इंसेक्टा नाम का। तो ये इंसेक्टा नाम के क्लास में आता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है देखिए, रीजन देखिए उसका। तो दे आर हैविंग टू पेयर ऑफ विंग्स, टू पेयर ऑफ विंग्स एंड थ्री पेयर ऑफ लेग्स। कशामुळे त्याला आपण इन्सेक्टामध्ये ऍड करत असतो? याचं कारण आहे, दे आर हॅव्हिंग टू पेअर्स ऑफ विंग्स अँड थ्री पेअर्स ऑफ लेग्स। म्हणजे याच्यामध्ये दोन पेअर कशाच्या असतात? विंग्सच्या असतात, आणि तीन पेअर कशाच्या असतात? लेग्सच्या असतात। या क्रायटेरियाच्या बेसिसवर आपण याला कोणामध्ये इन्क्लूड करत असतो? दॅट इज इन्क्लूड इन अ इन्सेक्टा ग्रुप। Why they are including this of the insecta group? Because they are having the two pairs of wings and three pairs of legs. Okay. Another, अभी देखिए दूसरा, इसका स्पीसीज तो मैंने पहले ही बताया, देखो आपको बेटा स्पीसीज क्या है इसका? दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जीनस और स्पीसीज। तो पेरीप्लैनेटा अमेरिका के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, उसकी वजह से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पेरीप्लैनेटा क्यों इंक्लूड करते हैं इसको? क्योंकि इसके विंग्स जो होते हैं, इस विंग का जो ऊपर के कवर होता है ना, वो एकदम पैरेलल पैटर्न एक जैसे होते दोनों साइड की। तर फोर विंग आणि हँड विंग सारखी नसतात बरं, मात्र फोर विंग वेगळे असतात आणि हँड विंग वेगळे असतात। मात्र दोन पेयर मधले दोन्ही जे असतात, पेयर मध्ये दोन्ही सुद्धा सारखे असतात, म्हणून त्याला आपण पेरीप्लैनेटा नावाच्या जीनस मध्ये इन्क्लूड करत असतो। जीनस इज पेरीप्लैनेटा। और इसका जो स्पीसीज है, इसका जो स्पीसीज है, दिस स्पीसीज इज अमेरिकाना, अमेरिकाना, because it is originated in the Mexico, अमेरिका। मेक्सिको अमेरिका के अंदर उसका ओरिजिन हुआ है, इसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड एज अ अमेरिकाना। हाँ, इसको अमेरिकाना बोलेंगे बेटा। ओके, तो ये जो है दीज आर सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉकरोच। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट आपको समझ में नहीं आया, कुछ पॉइंट तो बता दीजिए मुझे बेटा। तो देखो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वन पॉइंट। ये जो नेक्स्ट वन पॉइंट है, पूरी डिटेल मॉर्फोलॉजी हमको देखनी है इसकी, पेरीप्लैनेटा की, कॉकरोच की। तो मैंने जो कुछ फीचर बताए थे, देखो ये ग्रीन कलर का कॉकरोच आपको बताया था मैंने। तो दिस इज अ कैमोफ्लॉग, ये कैमोफ्लॉग है। व्हाई इट इज कॉल्ड कैमोफ्लॉग? ग्रीन कलर का कॉकरोच जो दिखाई देता है, दिस इज वन टाइप ऑफ कैमोफ्लॉग। कैमोफ्लॉग किसे बोलेंगे? क्या रीजन होगा उसके पीछे? हे याच्यासारखं असतं बघा, ग्रासहोपर सारखं। दिस इज द फीचर लाइक अ ग्रासहोपर, ग्रासहोपर की तरह फीचर होता ही है। काय बेनिफिट असेल त्या ग्रीन कलरचं त्याला? व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस? इसका उसको बेनिफिट क्या मिलेगा ग्रीन कलर का? कोई भी कैंडिडेट इसका आंसर दीजिए बेटा मुझे। सिंपल सी बात है, ये जैसे ग्रासहोपर को उसके ग्रीन कलर का बेनिफिट मिलता है, उसी तरह इस कॉकरोच को भी उसके कलर का बेनिफिट मिलता है, ग्रीन कलर के कॉकरोच को। दे आर फाउंड इन ग्रासेस, जो डम्प प्लेसेस होते हैं ना, वहां पे प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर के ग्रासेस।
वो खुद को हाइड करता है उसके अंदर, और दूसरे एनिमल से खुद का प्रोटेक्शन करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसकी जो छोटी जो फीडिंग होता है, उसका फूड होता है, वो फूड खाने के लिए भी उसका बेनिफिट मिलता है उसको। कॅमोफ्लॉग करता है वो। कॅमोफ्लॉग म्हणजे जास्त रंग अकॉर्डिंग टू एन्व्हायरमेंट रंग चेंज करण्याची ऍबिलिटी किंवा रंग कलर असण्याची ऍबिलिटी त्याच्यामध्ये, त्याला आपण कॅमोफ्लॉग म्हणतात. कॉकरोच मध्ये आढळते या, त्याच्यानंतर ग्रास हॉपर मध्ये आढळते, उसके बाद में लिजार्ड में मिलता है, मगर लिजार्ड चेंज कर सकता है वो, ये चेंज नहीं कर सकते, एक बार उसका कलर आ गया तो आ गया। तो दिस इज वन टाइप ऑफ कैमोफ्लॉग। तो देखिए इसके अंदर ये जो फीचर्स है, तो ये ग्रीन कलर का है। मैंने आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था, इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। आफ्टर दैट क्लास इज इंसेक्टा, जीनस इज अ पेरिप्लैनेटा एंड स्पीसीज इज अ अमेरिकाना। इट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एनिमल? नॉक्टर्नल और डायरनल का मीनिंग मैंने आपको बताया था। व्हाट इज मीन बाय नॉक्टर्नल एनिमल बेटा? नॉक्टर्नल किसे कहा जाता है? दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स। नॉक्टर्नल मीन्स व्हाट? इसका आंसर दे सकते हो वो रात को जागते हैं। यस यस, रात्रीच्या टाइमला ऍक्टिव्हेट असतात अशा प्रकारच्या एनिमल्सला आपण काय कन्सिडर करत असतो? दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एनिमल्स। उसको नॉक्टर्नल एनिमल्स कंसिडर करेंगे। तो रात के टाइम को एक्टिवेट रहता है, इसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? दिस एनिमल इज कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल। ओमनिवोर कौन से भी फूड के ऊपर डिपेंड रहता है। जनरली हमारा जो घर का फूड होता है उसके ऊपर वो खा के रह सकता है, या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा के रह सकता है। इसी की वजह से ये जो एनिमल है वो ओमनिवोरस है। और डैम्प प्लेसेस पे रहता है। डैम्प प्लेसेस मीन्स विच प्लेसेस आर कॉल्ड डैम्प प्लेसेस? कौन सा एरिया डैम्प प्लेसेस मीन्स व्हाट? दे लिव ऑन अ डैम्प प्लेसेस, सॉरी इन अ डैम्प प्लेसेस, दे लिव इन अ डॅम्प। हा, ज्या ठिकाणी थोडस काय म्हणतो आपण डार्कनेस आहे, त्यानंतर त्याला लपण्यासाठी हाईड करण्यासाठी जागा आहे, दमट वातावरण असल्यासारखं असतं, तशा एरियामध्ये जास्त राहतात बघा कॉकरोच। देखो उसका ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पे है। तो जहां पे वो उसको छिपने के लिए जगह मिलती है, या फिर डार्कनेस होता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है, उस कंडीशन में ये रह सकता है। डैम्प प्लेसेस बोलते हैं उस एरिया को। तो वहां पे रहेगा। कलर तो मैंने ऑलरेडी बताया था इसका, एक तो ब्लैक होता है, ब्राइट येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, ऐसे कलर में पाया जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, नॉट अ कोल्ड जोन। कोल्ड एरिया के अंदर नहीं मिलेगा ही हमको, ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर मिलेगा बेटा। दैट इज फाउंड इन अ ट्रॉपिकल एरिया। यू नो विच एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। हमारे अर्थ के ऊपर टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है। तो ये ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? व्हाट इज ट्रॉपिकल एरिया? इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिकल एरिया। कोण सांगू शकेल ट्रॉपिकल एरिया म्हणजे कोणता? आपल्या अर्थवर ट्रॉपिकल एरिया जो असतो, तो ट्रॉपिकल एरिया कोणता असतो बेटा? लोकेशन, एक पर्टिक्युलर लोकेशन। कोणत्या भागाला ट्रॉपिकल एरिया म्हणतात? सिंपल सी बात है, हम जहां पे रहेंगे ना, ये एरिया ट्रॉपिकल एरिया है। क्यों एरिया हमारा इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है? क्या रीजन होगा उसके पीछे? व्हाई इट इज इंक्लूड इन द ट्रॉपिकल जोन? कोई बताएगा क्या मुझे इसका आंसर? wait from you. Tropical means what? Tropical, subtropical, temperate and cold, और आइस बाउंड एरिया बोल सकते हैं इसको। ऐसे 4-5 एरिया में, पोलर एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, इस एरिया में हम हमारे अर्थ को डिवाइड करते हैं। तो दिस इज फाउंड इन केस ऑफ द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया मीन्स सेंटर वाला पार्ट, जहां पे एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट रहता है ज्यादा से ज्यादा। बघा आता आपलं अर्थ जर आपण लोकेशन बघितलं, तर अर्थचं लोकेशन मध्ये पोलार एरिया कशाला तुम्हाला माहित आहे जनरली, हे काही सांगण्याची थोडीशी गरज नाही। तर अर्थच्या लोकेशन मध्ये ही सपोज आपली अर्थ आहे, तो या इकडचा पोलार एरिया, इकडचा सुद्धा पोलार एरिया। उसके बाद में ये जो जोन होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से, यहाँ सेंटर से ये जाता है, देखो क्या इक्वेटर। ओके, दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर के बाजू में यहाँ पे और यहाँ पे जो एरिया प्रेजेंट होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया।
ओके, यहाँ का एनवायरमेंट जो होगा वो एनवायरमेंट कांस्टेंट होता है बेटा। हियर द एनवायरमेंट इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पानी की रिक्वायरमेंट हो या सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो, ये सभी चीजें एक बेटर क्वालिटी में मिलती है। इसी की वजह से वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। हियर बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन दिस एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। सबसे बेनिफिशियल कौन सा है? सब ट्रॉपिकल एरिया है या ट्रॉपिकल एरिया है। तो ये जो एनिमल हमको मिलेगा, दिस एनिमल इज फाउंड इन केस ऑफ द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ये एनिमल हमको मिलता है बेटा। जनरली इसकी जो साइज होती है वो साइज 0.25 इंचेस होती है। नहीं तो फिर जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है एनिमल अगर, तो कितना कितना होता है, 3 इंचेस तक बढ़ सकता है। सेंटीमीटर में हम उसको कैलकुलेट किए तो 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर हायेस्ट। सर्वात मोठा तर मोठा कॉक्रोच किती असू शकतो? 7.6चा असू शकतो, 7.6 सेंटीमीटरचा। आणि कमीत कमी कॉक्रोच हा छोट्यातला छोटा कॉक्रोच जो असतो जरा 0.6 सेंटीमीटरचा असू शकतो। तर आणि त्याच्यानंतर जो छोटा सा फॉर्म होता है उसका लार्वा जैसा फॉर्म होता है। उस लार्वा जैसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? त्याच्या लार्वा सारख्या फॉर्मला निम्फ म्हणतात, निम्फ। देयर लार्वा लाइक फॉर्म इज कॉल्ड एज निम्फ, उसको निम्फ कहा जाता है। लार्वा स्टेज नसतं ऍक्च्युअली याच्यामध्ये तेवढं, मात्र त्या ठिकाणी लार्वा सारखं एक स्ट्रक्चर दिसतं। त्या स्ट्रक्चरला आपण काय कन्सिडर करणार? दॅट वी कॉल्ड द निम्फ। जन्म झाल्यानंतर जसं मॉस्किटो मध्ये असतात तशा प्रकारे याच्यामध्ये सुद्धा एक स्टेज असते, त्या स्टेजला आपण निम्फ स्टेज असं कन्सिडर करत असतो, दॅट वी कॉल निम्फ स्टेज। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस कॉकरोच, दूसरी इंपॉर्टेंट देखिए बात, मॉर्फोलॉजी। इसकी मॉर्फोलॉजी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देखिए तो देखिए द अडल्ट आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग। जे अडल्ट असतात जनरली त्यांची साईज मिलीमीटर मध्ये दिली आहे फक्त, पुन्हा तेच रिपीटेशन आहे, कन्फ्युजन होऊ देऊ नका। त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी की कवर की जाती है एक्सोस्केलेटन के द्वारा। एक्सोस्केलेटन आपको मैंने बहुत बार बताया था इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में, जब हम आर्थ्रोपोडा नाम का फाइलम डिस्कस कर रहे थे। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर मैंने एक्सोस्केलेटन के बारे में बताया था। देखो तो दीज आर दी एक्सोस्केलेटन, ये जो है दीज आर दी एक्सोस्केलेटन, ये इसका एक्सोस्केलेटन है बेटा, ये वाला, उसके बाद में ये वाला, ये एक्सोस्केलेटन है। दीज आर दी एक्सोस्केलेटन। तो दीज एक्सोस्केलेटन्स आर मेड अप फ्रॉम अ काइटिन। काइटिन क्या होता है? ये काइटिन, व्हाट इज द काइटिन? हाँ, काइटिन क्या होता है? व्हाट इज द काइटिन? एनीबॉडी फ्रॉम यू? काइटिन किसे बोलेंगे? विच थिंग इज कॉल्ड काइटिन? व्हाट इज द काइटिन? फंगाई के सेल वॉल में रहता है। उसके बाद में जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसके एक्सोस्केलेटन में रहता है काइटिन। तो व्हाट इज द काइटिन? कोई आंसर देगा क्या मुझे इसका? कमलाकर, राशि, उसके बाद में नेक्स्ट वन राखी, आदित्य, कदम, स्नेहल, मयूरी। बेटा इसका आंसर देंगे क्या आप? व्हाट इज द काइटिन? देयर एक्सोस्केलेटन्स आर मेड अप फ्रॉम द काइटिन। उनके एक्सोस्केलेटन काइटिन से बनते हैं। हाँ, त्याचे एक्सोस्केलेटन काइटिन पासून बनतात। तर काइटिन मीन्स इट इज अ टफेस्ट मटेरियल, पॉलीसैकेराइड है बेटा वो, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड। कहां कहां मिलता है ये पॉलीसैकेराइड? इट इज फाउंड इन, ये जो पॉलीसैकेराइड है काइटिन नाम का, ये कौन से जगह मिलता है जसराज? कहां कहां मिलेगा ये काइटिन? फंगाई के सेल वॉल में होता है, दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंगाई। फंगाईच्या सेल वॉल मध्ये असते। त्याचबरोबर एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और ये काइटिन होने की वजह से इसके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, दीज एक्सोस्केलेटन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड, पतले असतात ते आकारानं, मात्र किती असतात? थोडे जाड असतात ते, सॉरी टफ असतात। का टफ असतात? कारण की याच्यामध्ये काइटिन नावाचं मटेरियल प्रेजेंट असतं, उसके अंदर काइटिन नाम का मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसी की वजह से ये जो एक्सोस्केलेटन होते हैं इन एनिमल्स के, वो कैसे होते हैं? टफ होते हैं बेटा, देयर एक्सोस्केलेटन आर टफ। ओके, तो अभी देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, तो जो सेगमेंट है बॉडी का डिवाइडेशन, बॉडी का डिवाइडेशन कौन से 3 पार्ट में होता है? बता सकता है मुझे फास्ट में कोई? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
Their body is divided into three parts. Head, thorax, abdomen. Yes, correct. Head, Head, thorax, and abdomen. करेक्ट. हेड, थोरॅक्स अँड ॲबडोमेन. हे बघा, बॉडीचं डिवायडेशन तीन पार्ट मध्ये झालेलं आहे. स्टार्टिंगचं हेड असतं, त्याच्यानंतर थोरॅक्स असतं आणि सर्वात लास्टला ॲबडोमेन असतं. ओके. आता हे जे हेड आहे, दिस हेड इज अटॅच टू द थोरॅक्स विथ द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल नेक. दॅट फ्लेक्सिबल नेक इज कॉल्ड सर्विकम. Head is attached to a thorax region with the help of a small or the flexible neck. That neck is called cervicum. लिख लीजिए आपके बुक में. त्याच्यामध्ये नेक असते, माझं नेक अतिशय फ्लेक्सिबल असते, ज्या नेकच्या द्वारे त्याची बॉडी जी असते ती सॉरी थोरॅक्स रिजन जो असतो तो हेड रिजन सोबत अटॅच होत असतो. देअर हेड रिजन अटॅच विथ देअर थोरॅक्स रिजन विथ द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल नेक. दैट फ्लेक्सिबल नेक इज कॉल्ड एज अ सर्विकम. उसको सर्विकम बोलेंगे. तो देखिए अभी इसका सेगमेंट देखिए, ईच एंड एवरी सेगमेंट हैविंग अ एक्सोस्केलेटन and that plates of exoskeletons are called as sclerites. त्याच्या बॉडीच्या वरच्या साईडला जे काही स्केलेटन असतात, एक्झोस्केलेटन असतात, ते हार्ड असतात, टफ असतात. आणि हे टफ असणारे एक्झोस्केलेटन जे असतात त्याच्या प्रत्येक प्लेट असल्यासारखं असतात बघा. आता प्लेट्स कशा असतात तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतो की हे खालच्या साईडच्या प्लेट्स आहेत, वरच्या साईडला अशा सेम प्लेट्स असतात बघा. सेम एज लाइक दिस ऑन द अपर साइड मीन्स डॉर्सल साइड, उसके डॉर्सल साइड को होते हैं तो उसको स्क्लेराइट भी बोलते हैं. सभी को स्क्लेराइट बोलते हैं. एकतर वरच्या साईडच्या प्लेटला सुद्धा स्क्लेराइट म्हणू शकतो आपण. त्याच्यानंतर जे व्हेंट्रल साईडला सुद्धा प्लेट्स असतात त्यांना सुद्धा क्लिराइट म्हणतो. कंबाइंड वर्ड आहे हा दोन्ही साइड सुद्धा, बोथ दोनों के लिए भी. कौन से ऊपर डॉर्सल साइड के कवर के लिए भी, उसके बाद में वेंट्रल साइड के कवर के लिए भी प्लेट्स को भी हम स्क्लेराइट बोलते हैं. अभी इस स्क्लेराइट के अंदर डिवाइडेशन है देखो डॉर्सल और वेंट्रल के अंदर. तो डॉर्सल में डॉर्सल जो है उसको हम टर्गाइट बोलते हैं. इधर के साइड को जो भी होते हैं इस विंग के नीचे वाले जो भी प्लेट्स होते हैं स्केलेटन से बनते हैं उसको टर्गाइट बोलेंगे. और वेंट्रल साइड को जो प्लेट्स होते हैं जो बॉडी के नीचे होते हैं इस साइड को प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल स्टर्नाइट्स. टर्गाइट्स और द स्टर्नाइट्स. टर्गाइट किसे बोलेंगे? व्हाट अबाउट टर्गाइट्स? व्हाट अबाउट टर्गाइट्स? एनीबॉडी फ्रॉम यू? टर्गाइट किसे बोलेंगे बेटा? एनीबॉडी फ्रॉम यू? देखो दो टाइप की प्लेट्स है इसके अंदर, एक ऊपर से है डॉर्सल साइड से है, एक वेंट्रल साइड से है. तो इसमें से टर्गाइट वाला पोर्शन कौन सा होता है, टर्नाइट वाला पोर्शन कौन सा होता है? जो हार्ड सब्सटेंस डोर्सल साइड पे होता है. यस, जो डॉर्सल साइड को होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नाइट बोलते हैं, सॉरी टर्गाइट बोलते हैं. और जो वेंट्रल साइड को होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड एज अ स्टर्नाइट. उसको स्टर्नाइट बोलेंगे बेटा. आता तुम्हाला बघा हे कॉकरोचची बॉडी त्यांनी काय केलं, विंग्स काढलेले आहेत आणि विंग्स काढल्यानंतर याच्यावरचं कव्हर काढून घेतल्याबरोबर हे जे कव्हर आहे ना हे एक्झोस्केलेटनच्या प्रत्येक प्लेटला या प्लेटला आपण टर्गाइट कन्सिडर करतो. इथं दुसरं सेम आहे बघा. या केसमध्ये ही खालची बाजू आहे, व्हेंट्रल साइड आहे. या व्हेंट्रल साइड मध्ये हे जे सेगमेंट आहेत ते सेगमेंटला कव्हर केलेलं आहे प्लास्टिक सारख्या कव्हरिंगनं. त्या प्लास्टिक सारख्या प्रत्येक प्लेटला आपण काय म्हणतो असतो, दिस वन इज कॉल्ड स्टर्नाइट. दिस इज अ टर्गाइट अँड दिस इज स्टर्नाइट. टर्गाइट मीन्स a dorsal portion or sternite means a ventral portion, ventral plates. Okay. Now these tergites or sternite join together with the help of one thin flexible structure that we call as a articular membrane or arthropodial membrane. बघा याच्या लॅटरल साईडला, इकडच्या साईडला आणि इकडच्या साईडला, ही साईड आणि ही साईड, या दोन्ही साईडला इकडं लॅटरल इथे सुद्धा लॅटरल. तर लॅटरल साईडला टर्गाइट आणि स्टर्नाइट एकमेकाला अटैच होत असतात. टर्गाइट और स्टर्नाइट एक दूसरे को अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद जो एक थीन टाइप का मेम्ब्रेन होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल्ड एज अ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन. That we call the arthropodial membrane or the articular membrane. This is a particular type of membrane which is found in case of the cockroach. टर्नाइटला जर स्टर्नाइट सोबत अटॅच करायचं असेल तर त्याच्या लॅटरल साईडला एक थिन असं फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन असतं. त्या थिन फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेनला आपण आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन किंवा आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन म्हणतो. त्याचं दुसरं नाव प्ल्युरा सुद्धा असतं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्ल्युरा. देखो
क्या बताया मैंने इसके अंदर, बताओ क्या है ये कंसेप्ट? Their stergites are attached to sternite on their lateral side with the help of one very important structure. That structure is called the articular membrane or arthropodial membrane. It is thin and flexible. Thin असतं, flexible असतं. त्याला आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन म्हणू शकतो आपण किंवा आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन म्हणू शकतो. त्याचबरोबर दुसरं सुद्धा एक नाव वापरतो बेटा आपण याच्यासाठी, दॅट इज प्ल्युरा. हे प्ल्युरा वर्ड इथं वापरला नाही बरं, कन्फ्युजन होऊ का. तो आजच्यासाठी बघा हे झालं. आणि बॉडी तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलंय, हेड थोरॅक्स और अब्डोमेन के अंदर डिवाइड होती है बेटा इसकी बॉडी. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड दी एब्डोमेन. क्लियर? तो दिस इज द एक्सटर्नल फीचर, दीज आर द एक्सटर्नल फीचर ऑफ दिस एनिमल. इसकी बाकी के जो मॉर्फोलॉजी है वो मॉर्फोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके अंदर अगर कुछ डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं मुझे. इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू आस्क मी. ये देखो, बॉडी डिवाइडेड हेड, दिस वन इज अ हेड रीजन, दिस इज अ थोरैक्स रीजन, दिस इज अ थोरैक्स रीजन एंड आफ्टर दैट दिस वन इज द एब्डोमेन रीजन. ये वाला जो होता है दिस इज द एब्डोमेन रीजन. ओके, एंड देयर बॉडी कवर्ड बाय विंग्स, पूरी तरह से कवर किए जाते हैं उसके विंग्स. और ये जो है दीज आर द लेग्स. क्लियर? सर हाँ बोल बेटा. ते डॉर्सल स्टर्जाइटचं एकदा डबल सांगा ना. ओके, डॉर्सल साइडचे जे एक्झोस्केलेटन असतात ना, दोन्ही साइडला प्लेट फॉर्म मध्ये असतात. हे बघ, ही इथे एक प्लेट आहे, ही प्लेट आहे, ही प्लेट आहे. इथं सुद्धा हे वरचे जे प्रत्येक सेगमेंट जो आहे त्या सेगमेंटच्या वर एक प्लेट आहे, कायटिनस प्लेट आहे. तर या कायटिनस प्लेटला, डॉर्सल साइडच्या कायटिनस प्लेटला आपण टर्गाइट्स म्हणतो बेटा. डॉर्सल साइड हे दिसत आहेत ना, हे वाला, हा वाला, हा वाला, हा वाला. तर एक छोटे छोटे जे प्लेट्स असतात त्या प्लेट्सला आपण टर्गाइट्स कन्सिडर करतो. आणि व्हेंट्रल साइडच्या ज्या प्लेट्स असतात इकडच्या साइडच्या, हे वाले, ही वाली, तर या आपण काय कन्सिडर करत असतो? स्टर्नाइट कन्सिडर करत असतो. दैट वी कॉल स्टर्नाइट. और ये दोनों जब ज्वाइंट होते लैटरल साइड को, यहाँ पे ज्वाइंट होते वो, इधर साइड को और इधर साइड को. ओके, तो वहां पे थीन कलर का, थीन टाइप का मेम्ब्रेन होता है, फ्लेक्सिबल होता है वो मेम्ब्रेन. तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन. दैट वी कॉल द आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन और द आर्टिकुलर मेम्ब्रेन. समझलं का कि नहीं हो समझलं? ओके, एनी अदर डाउट? किसी को कुछ डाउट है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. इसके पहले अगर कुछ डाउट है आपको तो बता दीजिए मुझे. अगर अभी भी नहीं याद आ रहा, कल के लेक्चर में भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कैन वी स्टॉप हियर? क्योंकि आपका दूसरा भी लेक्चर होगा ना इसके बाद में. चलो, तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं.